हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रूम पे। जो कक्षाएं हमारी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत सामान्य विज्ञान पर आधारित है और इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में केमिस्ट्री बीट से पदार्थ चैप्टर पे थोड़ी बहुत चर्चा करी थी, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी पदार्थ की जो वर्गीकरण है फिज़िकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत उसके बारे में एक चर्चा रखी थी। और उस चर्चा के अंतर्गत हम लोगों ने फिज़िकल स्टेट्स के बारे में चर्चा कर ली थी। और आज का जो क्लास है हमारा वो है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी पदार्थ का रासायनिक आधार पर वर्गीकरण। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट इंट्रोडक्शन क्लास में ये कर लिया था कि पदार्थ को केमिकल जो क्लासिफिकेशन के अंतर्गत दो भागों में बांटा जाता है, एक है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण। तो आज का जो हमारा बीट है वो है शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत हमें पता है कि पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। इस पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में चर्चा करी है। पहला होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक, है ना, जिसमें हमने ये भी चर्चा करी थी कि तत्व वे पदार्थ हैं जो शुद्धतम रूप में पाए जाते हैं, अर्थात उसमें एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं, जबकि यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। तो जो तत्व होते हैं उनकी संरचनात्मक इकाई क्या होगी? परमाणु। महर्षि कणाद ने बहुत पहले कहा था कि इस पूरे यूनिवर्स का जो निर्माण है वो अत्यंत सूक्ष्मतम कणों से हुआ है, जिसको हम परमाणु कहते हैं, है ना। लेकिन ये परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जा सकते, ये संयोजित होकर हमें अणु की अवस्था में प्राप्त होते हैं। इन्हीं टॉपिक्स पे हम आज चर्चा करने वाले हैं कि परमाणु क्या है, किस प्रकार से तत्वों का एग्जिस्टेंस है इस यूनिवर्स में, किस प्रकार से उनको जो है कि हम लोग अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तत्व जो है उसकी संरचनात्मक इकाई परमाणु, यौगिक की संरचनात्मक इकाई अणु है ना। तो जहाँ पे हम तत्व और यौगिक की बात कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे रिलेटेड हैं। तत्व से ही यौगिक का निर्माण हो रहा है और बहुत कम ऐसे तत्व हैं जो यूनिवर्स में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। या तो वो यौगिक के रूप में मिलेंगे या तो वो मिश्रण के रूप में मिलेंगे, है ना। तो इनके तत्वों का संयोजित होकर यौगिक या मिश्रण में बदलने का जो क्रिया होता है, उस क्रिया के लिए सबसे पहले रासायनिक संयोजन का एक नियम प्रतिपादित किया गया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा करी थी कि एंटोनी लैवोइज़ियर, जिसको क्या कहा जाता है, केमिस्ट्री के फादर, है ना, इन्होंने एक नियम दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो रासायनिक संयोजन के नियम के अंतर्गत दो नियम आते हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नियम है जिनसे बहुत तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसके स्टेटमेंट से ही बन जाता है ना। तो एंटोनी एल लैवोइज़ियर ने इस जो है कि नियम को प्रतिपादित किया। ये पहला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? लैवोइज़ियर ने दिया। कब दिया? किस ईस्वी में दिया? 1774 में दिया, ठीक है। और इस नियम का क्या प्रिंसिपल है, क्या स्टेटमेंट है? तो बोलता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही ह्रास। इट मीन्स दैट मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉय, है ना। तो ये हो गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी बंद बर्तन में कार्बन और ऑक्सीजन की संयोजन अभिक्रिया करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है ना। सपोज दैट हम लोग उस बंद बर्तन में कार्बन की 0.2 ग्राम लिए हैं और ऑक्सीजन की 0.5 ग्राम लिए हैं, ठीक है। तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, अगर वो किसी भी प्रकार से एक्सटर्नल सोर्सेज से कांटेक्ट में नहीं है, तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा वो 0.7 ग्राम ही होगा। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। दूसरा नियम जो है वो क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। सिमिलरली इससे भी क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि भाई ये स्टेटमेंट कौन से नियम का है
है ना, या द्रव्य स्थिर, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट स्थिर अनुपात के नियम के लिए सही है, या स्थिर अनुपात का नियम किस साइंटिस्ट ने प्रतिपादित किया और कब। तो स्थिर अनुपात का नियम प्रॉस्ट ने सन 1799 में प्रतिपादित किया था, और इस नियम के अनुसार से, जिसको हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, इसके अंतर्गत यौगिकों में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव निश्चित होता है। यानी कि अगर कोई यौगिक बन रहा है, यौगिक लास्ट क्लास में हमने चर्चा करी थी जिसका एक रासायनिक सूत्र होता है, सबसे अच्छा यौगिक H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। इन तत्वों के नाम और संकेत से आप ऑलरेडी रूबरू होंगे। आइदर ये जो पीरियोडिक टेबल है आप इसमें देखकर समझ सकते हैं कि तत्व कौन सा नाम का है, उसकी संयोजन जो है कि संकेत क्या है ना, और उसकी परमाणु संख्या क्या है इत्यादि एक्सेट्रा, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पीरियोडिक टेबल से ज्ञात हो सकता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जो वाटर बना है हमारा, इसमें हमेशा हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 1:8। कैसे समझेंगे, हाइड्रोजन के 2 परमाणु T2 × H/O, ऑक्सीजन 1 है। अब 2 × हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान 16। इसको सॉल्व कीजिए, 1/8 यानी कि हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8। तो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा, 1:8। जैसा कि हमें पता है कि हम लोग का जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग NCERT बेस्ड मानते हैं, तो हमारे लिए सफिशियंट है जितने एग्जाम्पल्स, उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स मैंने कलेक्ट किए हैं, उनको आप ध्यान से देखें। जैसे NH3CO2, NH3 में सिमिलरली नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3 × 4, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, 3 × हाइड्रोजन का 1, तो 14:3। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की बात करेंगे हम लोग, तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है ना, तो 2 × 16 हो गया, 3:8 के रेशियो में मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता है अगर अब इस तरह से कोई एक कंपाउंड का फॉर्मूला आपको दे दिया जाए और बोला जाए कि इसमें कौन सा अनुपात में ये यौगिक का निर्माण होता है, तो आपसे कोई गलती होगी, है ना। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टैट सुपर टैट से लेकर किसी भी जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्वेश्चंस अगर इससे पूछेगा तो इसी प्रकार से पूछ सकता है ना। अब यहाँ पे तत्व की बात कर रहे हैं, तो एक छोटे से की पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम्स में मैंने देखा है 1-2 बार क्वेश्चंस जो लोग जनरली हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इससे भी जो है कि जानकारी हासिल कर लें। कुछ तत्वों के नाम, जैसे कि हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, तो पीरियोडिक टेबल में हम नाम नहीं देखते हैं, उनके सैम्बल्स को बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर दिखाया गया है ना। तो ये सैम्बल्स क्या होते हैं, उनके नाम का पहला अक्षर, या फिर अगर एक अक्षर से ज़्यादा सिमिलर सेम हो जा रहे हैं एलिमेंट्स, तो उसमें क्या किया जाता है, पहला अक्षर और उसके बाद वाला अक्षर को लिया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनका उनके नाम से उनका संकेत मैच नहीं करता। जैसे सोडियम नाम सोडियम SODI करके है, लेकिन उसका संकेत क्या होता है, उसका संकेत होता है Na, है ना। तो यहाँ पे कुछ जो तत्व हैं वो किस प्रकार से हैं ध्यान देंगे। जैसे कॉपर जो है, इन शब्दों की उत्पत्ति जनरली ग्रीक लैटिन शब्दों से हुई है। तो कॉपर जो है इसकी व्युत्पत्ति हुई है साइप्रस से, लोहा फेरम से, सोडियम नाइट्रियम से और पोटेशियम कैलियम से। इसको आप ध्यान से याद रख लें। ये जो पॉइंट्स हैं ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि सोडियम किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, पोटेशियम की, जैसे पोटेशियम का के होता है संकेत। अब मुझे लगता है अगर आपको ये पता होगा कि इसकी व्युत्पत्ति जो है वो कैलियम शब्द से हुई है, इस कारण से इसका संकेत क्या होता है, के होता है। सिमिलरली लोहा की व्युत्पत्ति जो है वो फेरम शब्द से हुई है, फेरम, इसीलिए इसका संकेत क्या होता है, Fe होता है
है ना। इसी क्रम में एक और टर्म जो क्वेश्चन में ज़्यादातर देखने को मिलता है, गोल्ड। गोल्ड का नाम गोल्ड इसलिए रखा गया क्योंकि गोल्ड का मतलब होता है पीला, जो इसके रंग से रखा गया है। गोल्ड का नाम उसके रंग के, उसके अपीयरेंस के अकॉर्डिंग रखा गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तत्व से जो इम्पोर्टेंट ऐसे तत्व जिनके नाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पे टेबुलेटेड है आपके लिए। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, जो हमारे इस टॉपिक का मेन पॉइंट है, परमाणु एवं अणु। तो हमें जानना है परमाणु के बारे में, है ना। तो परमाणु क्या होते हैं? परमाणु को सबसे पहले दर्शन के रूप में तो बहुत सारे लोगों ने बताया, लेकिन सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था डाल्टन ने, ठीक है। डाल्टन ने इसके वो सिद्धांत दिए जो एक्सेप्टेबल थे, जिसके आगे हम लोग एक जो है कि परमाणु के बारे में नई खोज कर सकते थे, उसको आधार मानकर कुछ नई उसमें जो है कि गणनाएं की जा सकती थी। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत स्टेटमेंट्स इन शॉर्ट में हम लोग को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने देखा है जितने भी स्टेट लेवल के पीसीएस एग्ज़ाम्स होते हैं या आरओ समीक्षा अधिकारी वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, इनमें स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा कथन इसके लिए सही है ना। तो हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना होगा। अब हम वो वन लाइनर क्वेश्चन को एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते हैं कि इसमें से बस यही आएगा, इसमें से बस यही आएगा। हमें पीसीएस से लेकर, जैसे कि अभी हम जान रहे हैं जीआईसी लेक्चरर प्रवक्ता के लिए भी जो है कि हमारा बहुत इम्पोर्टेंट कर दिया है वो जीएस बीट, है ना। और आपको पता है स्टैंडर्ड क्या हो रहा है आजकल कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस का। तो हमें इस चीज़ को ऐसे जानना है कि क्वेश्चन आया इट मीन्स वो हमसे गलत नहीं होगा, है ना। तो किस प्रकार से, चलिए इन शॉर्ट जानते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने परमाणु के बारे में सबसे पहले ये बताया कि परमाणु सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। सूक्ष्मतम मतलब परमाणु को हम आँखों से नहीं देख सकते सीधे, इसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है, यानी सूक्ष्मतम हुए। दूसरी बात क्या है? अविभाज्य। जब तक डाल्टन ने परमाणु के बारे में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग से परमाणु को और छोटे टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता, है ना। तो परमाणु अविभाज्य कण है। दूसरा बोला, ना तो ये क्रिएट हो सकता है ना तो डिस्ट्रॉय, ना तो इसका सृजन हो सकता है और ना ही इसका ह्रास हो सकता है। कैसे? हमें पता है कि ये पूरी यूनिवर्स किससे बनी हुई है? मैटर। मैटर से नीचे गए तो एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स के और अंदर गए तो एटम्स से। तो एक छोटा सा इमेजिनेशन कीजिए, मनुष्य का शरीर है, पूरी तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर से बना हुआ है। जब ये शरीर त्याग देता है व्यक्ति, इसको किसी भी क्रियाक्रम के द्वारा, मेथड के द्वारा जब इसको अंतिम संस्कार किया जाता है तो ये बॉडी पूरी तरह से जो है कि डिकम्पोज होकर इसी परमाणु में कन्वर्ट हो जाती है, छोटे छोटे कणों में। क्या फिर हमें वो दिखाई देती है? कभी नहीं। कुछ हवा में, कुछ मिट्टी में, किसी न किसी प्रकार से वो पूरी तरह से डिकम्पोज, टूट कर ख़त्म हो जाती है। ये हम लोगों का मानना है, लेकिन हमारा शरीर कभी नहीं ख़त्म होता। वो टूट कर कहाँ तक पहुँच जाता है? परमाणु तक। जब वो परमाणु तक पहुँच गया, उसके आगे आप उसे अविभाज्य नहीं कर सकते। ऐसा किसने कहा? डाल्टन ने कहा, है ना। इसके बाद क्या है कि अगर हम लेंगे, एक प्रकार के तत्व ले रहे हैं, जैसे लोहा का एक टुकड़ा ले लिए, इसमें जितने परमाणु होंगे, परमाणु का इमेजिनेशन जो है हमेशा साइंटिस्टों ने गोलाकार आकार में ही किया है ना। तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे एक लोहे के टुकड़े में, उन सब का गुण एक जैसा होगा। जैसे हमारे हाथ की पांचों उंगलियां का साइज एक जैसा नहीं होता, लेकिन परमाणु के कंडीशन में ऐसा नहीं है। अगर हमने एक तत्व लिया है तो उसके सभी कणों का गुण एक जैसा ही होगा, है ना। और अगर हमने अलग अलग तत्व लिए हैं, जैसे एक आयरन का टुकड़ा ले लिया हमने और एक कॉपर का टुकड़ा ले लिया, तो इन दोनों के परमाणुओं की प्रॉपर्टी एक दूसरे से अलग अलग होगी। इन दोनों की प्रॉपर्टी एक दूसरे के सिमिलर नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल बोलता है
कि तत्व के परमाणु जो है वही संयोजित होकर अणु बनते हैं। वही संयोजित होकर क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। अब हम आ गए यौगिक तक, है ना, कि परमाणु संयोजित होकर यौगिक बनते हैं, ऐसा भी ये अणु बनते हैं, ऐसा पहली बार किसने बताया? डाल्टन ने बताया, है ना। और इन्होंने एक और जो हमारा प्रिंसिपल दिया वो ये था कि एक यौगिक में जो परमाणु हैं उनकी आपेक्षिक संख्या तथा प्रकार क्या होती है? निश्चित होती है। इसको हम कैसे देखेंगे? ये दोनों जो नियम है, ये दोनों नियम देखो, आपेक्षिक संख्या निश्चित होना और ना सृजन तथा ह्रास, 2 नंबर वाला प्रॉपर्टी मिलेगा द्रव्यमान संरक्षण से, जबकि 6 नंबर वाली जो प्रॉपर्टी है वो मिलेगी स्थिर अनुपात के नियम से। क्लियर? तो ये दोनों क्लियर हो जाते हैं। अगर कभी कभी स्टेटमेंट्स में इनको कोरिलेट कर दे, द्रव्यमान डाल्टन का कौन सा नियम का पालन कर रहा है ये स्टेटमेंट, तो दूसरा वाला सृजन ना ह्रास ये द्रव्यमान संरक्षण का पालन करेगा, और आपेक्षिक संख्या निश्चित होती है ये पालन करेगा स्थिर अनुपात के नियम का। ठीक है, तो परमाणु और अणु से हम लोगों को डाल्टन जी ने इंट्रोड्यूस करवा दिया। सबसे पहला इंट्रोडक्शन जो मान्य था वो किसने दिया? डाल्टन ने। अब उन्होंने ये भी बोल दिया कि परमाणु, फिर बात आई कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, तो जितने भी तत्व हैं इनके परमाणु जो होंगे वो किस प्रकार से मिलेंगे? इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है फ्रेंडशिप करने की, है ना। कुछ ही परमाणु है जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि मैं अकेले भी घूम सकता हूँ कहीं भी, नहीं तो मैक्सिमम परमाणु को कोई एक साथी चाहिए, वो उनके साथ ही घूमेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बात हुई कि इस शब्द को जहाँ पे ये बात हुई कि परमाणु सामान्यतः दूसरे परमाणु के साथ में मिलकर ही रहना पसंद करता है और उसी रूप में तत्वों का एग्जिस्टेंस है, तो इस आधार पे परमाणु का परमाणुकता यानी कि किसी भी तत्व में उसकी कितनी परमाणुकता है, इससे बहुत बार क्वेश्चन बनता है पीसीएस से लेकर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इसको एक बार देख लें और एक कीवर्ड से याद रखेंगे। यकीन मानिए जीवन में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर परमाणुकता एटॉमिसिटी से क्वेश्चन पूछेगा तो आप गलत नहीं करेंगे। याद क्या रखना है? अक्रिय गैस, जितने भी अक्रिय गैस हैं ग्रुप 18 के एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल वाले, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ज़ैनॉन, कैप्टॉन और रेडॉन, ये अक्रिय गैस होते हैं। अक्रिय गैस होते हैं यानी ये किसी से क्रिया नहीं करते। इस कारण गैसीय अवस्था में बस यही वो तत्व है जो एक परमाणु के रूप में मिलते हैं, है ना। मोनोमॉलिकुलर या यूनिमॉलिकुलर हम इसको बोलते हैं। अन्य जो भी गैसें होंगी, केमिकल रिएक्शंस हम आगे पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, केमिकल रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं कभी लिखा जाता है तो। बाकी जो गैसें होंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है हमेशा 2 करके लिखे जाएंगे। N2, O2, Cl2, है ना, F2। क्यों? क्योंकि बाकी गैस हमेशा डाई एटॉमिक द्विपरमाणु के रूप में रहेंगे। याद रहेगा, बाकी गैसें द्विपरमाणुक, अक्रिय गैसें एक परमाणु। धातु जो होते हैं वो मोनो एटॉमिक के रूप में रहते हैं, एक परमाणु। जितने भी धातु, अगर आपसे क्वेश्चन में धातु पूछ दे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, किसी का भी नाम लेके पूछ दे, आप आराम से लिख सकते हैं कि वो हमेशा किस रूप में होगा? एक परमाणु के रूप में होगा, है ना। नेक्स्ट क्या है? फॉस्फोरस। सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछे जाने वाले 2 शब्द हैं यही दोनों हैं। इन दोनों तत्वों से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इनको याद रखना है। फास्फोरस हमेशा P4 इस तरह से याद रख लीजिए, P4, सल्फर S8 3-4 बार अभी पढ़ लीजिए मेरे साथ, देखिए जीवन भर के लिए याद हो जाएगा और ये दोनों क्वेश्चन कभी गलत करके नहीं आएंगे। किस प्रकार से? फास्फोरस हमेशा 4 टेट्रा एटॉमिक और सल्फर 8, या तो 8 को ऑक्टा एटॉमिक बोलेंगे या फिर बहुत ज़्यादा है इसलिए इसको बहुपरमाणुक या पॉली एटॉमिक भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये तो था कि परमाणु किस प्रकार से एग्जिस्ट होते हैं। हम एक बार में सारे पीरियोडिक टेबल के तत्वों के बारे में नहीं जान सकते, हम उनका निचोड़ निकाल कर यहाँ पे रख रहे हैं, जिससे आपको बहुत आसानी होगी इस प्रॉपर्टीज़ को याद रखने में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा और परमाणु के बारे में जान लेते हैं। परमाणु सबने बोला गोल है, इसका आकार कितना होता है? गोल है तो इसका आकार क्या होगा?
इसका आकार हमेशा हम लोग रेडियस में नापेंगे, है ना। रेडियस में नापने का है तो इसका ये इतना छोटा होता है कि इसके आकार को हम नैनोमीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं? नैनोमीटर में नापेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए कि परमाणु का आकार त्रिज्या जो है वो नैनोमीटर में नापा जाता है। इसमें क्वेश्चन ये भी बनता है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, या फिर 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। ठीक है, ये साइज हो गया। नेक्स्ट है परमाणु भार। भाई परमाणु है, उसी से पूरे तत्व का द्रव्यमान हो रहा है, तो परमाणु इतना छोटा था कि इनके कणों का द्रव्यमान निकालना इतना आसान नहीं था। हमको 1 किलो चावल लेना है, हम गए किराने की दुकान पे, उसके बटखरे से उसने तौल कर दे दिया, है ना। लेकिन परमाणु का भार या अणु के भार को तौलने के लिए एक यूनिट जो ढूंढी गई, वो यूनिट क्या थी? तो एक फिक्स्ड यूनिट मान लिया गया आइसोटोप C12, यानी कार्बन के अप्रूव होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इस तरह से। तो कार्बन 12 जो वैसा कार्बन का एटम जिसका परमाणु संख्या 12 हो, उसको यूनिट मान लिया गया और उसको 12 छोटे छोटे भागों में काट दिया गया। तो 1/12वां भाग, कितना भाग? 1/12वां भाग को एक बटखरा मान लिया गया और तराजू के एक तरफ कार्बन का 1/12वां भाग को रखा गया, C12 के 1/12वां भाग, और दूसरी तरफ किसको रखा गया? जिस भी एटम को हमको वहाँ पे तौलना है उसको रख दिया गया। एक एटम का भार निकालना अभी भी संभव नहीं हुआ। कार्बन के 12 भाग में, है ना। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे एक साथ तीनों टर्म्स कैसे क्लियर होंगे। परमाणु भार, एक परमाणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग या हाइड्रोजन परमाणु के 1.008 ग्राम का जितना गुना भारी हो, है ना, उससे गुना कर देना है आपको। कुछ तत्व का भार उससे कम होगा 1/12वें भाग से, कुछ का उससे ज़्यादा होगा। उसी प्रकार से अणु भार भी निकालेंगे तो मेजरमेंट किसको लेना है? कार्बन 12 के 1/12वें भाग से। अणु भी वैसे ही निकलेगा, एक अणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी होगा, वही उसका अणु भार होगा। जो भी तत्व है, यहाँ पे तत्व की बात करेंगे, यहाँ पे यौगिक की बात करेंगे, है ना। तीसरी बात, मोल कॉन्सेप्ट। ये जो परमाणु भार और अणु भार है, ये दोनों मोल कॉन्सेप्ट पे ही डिपेंडेंट है और इससे एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। मोल क्या होता है? देखो, मोल होता है कि निश्चित सूत्र वाले पदार्थ के इकाई सूत्र की वह संख्या जो आइसोटोप C12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या है। ध्यान से समझेंगे, कार्बन का 12 ग्राम में कितने कण होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 इतने परमाणु मिलकर बनाते हैं, है ना, 12 ग्राम कार्बन के। अब क्या है कि इसको बोला जाता है 1 मोल और इसी को बोला जाता है एवोगाद्रो नंबर। ठीक है, 1 मोल एवोगाद्रो नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। और जो लोग एग्ज़ाम देते आ रहे होंगे वो लोग तो बोलेंगे कि भाई ये एवोगाद्रो नंबर तो जीवन में कितने ऐसे एग्जाम है जिसमें पूछा ही जाता है। तो एवोगाद्रो संख्या क्या है? Na, जिसको Na बोलकर दर्शाया जाता है, या फिर क्या बोलकर हम दर्शाएंगे? कहीं कहीं पे N0 N0 करके भी दर्शाया जाता है। तो एवोगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23, यही 1 मोल का मान होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जितने भी परमाणु और अणु के जो ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक होगी वो होगी परमाणु की संरचना। अभी हम लोगों ने परमाणु के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, परमाणु और अणु का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, है ना। मोल कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, मोल बराबर कितना। इसी प्रकार से जो इसका डाल्टन का सिद्धांत, परमाणुकता बहुत इंपॉर्टेंट, तत्वों के नाम की व्युत्पत्ति और रासायनिक संयोजन का नियम, इन सबको
ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, रिकॉल कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छी से समझ में आई होंगी, और जिनको समझ में जो भी किसी भी प्रकार का डाउट हो, किसी प्रकार की क्वेरीज हो, मुझसे कमेंट करके पूछें। और स्टूडेंट्स, इस जो क्लासेस हैं इनको स्टार्ट करने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँचे जो एक्चुअल में तैयारी करने के लिए नीडेड हैं। तो हमारी आपसे एक अपील है कि खुद भी देखें और शेयर भी करें दूसरे स्टूडेंट्स को, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।